Good morning, my dear student. We are discussing on the chapter 11, Mahatma Gandhi and National Movement. My dear student, I have already discussed about the non-cooperation movement which was started by Mr. Gandhi in 1920. This was a very important movement. I think there is no need to explain because in my last 2 or 3 classes, I explained every and each important points which happened during that time, 1915 to 1922. Till when Gandhi arrested and the Judge Broomfield passed a statement to Mr. Gandhi. गांधी के लिए उसने जो स्टेटमेंट दिया उन सारी चीजों के लिए बातें हम शाहिद अमीन की कर रहे थे। शाहिद अमीन ने गांधी की लोकप्रियता के लिए जो स्टडी मटेरियल कलेक्ट किए थे उसमें वो क्या देखते हैं, क्या लिखते हैं। मैंने कहा था मैं अपने लास्ट वीडियो में कि आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं उनके भाषणों के दौरान कैसा माहौल होता था। इस पर गांधी जी के बारे में हिंदी समाचार, हमारा हिंदी न्यूज़पेपर जो गोरखपुर में छपता था, क्या लिखता है जब गांधी जी भटनी में थे। भटनी रेलवे स्टेशन है, जब आप इलाहाबाद से गोरखपुर की तरफ जाएंगे तो एक स्टेशन मिलेगा आपको, भटनी जंक्शन। भटनी में गांधी जी ने स्थानीय जनता को संबोधित किया और उसके बाद ट्रेन गोरखपुर के लिए रवाना हुई। नूनखार, देवरिया, गौरी बाजार, चौरी चौरा और कुसमी स्टेशनों पर 15 से 20 हजार से कम लोग नहीं थे। महात्मा जी कुसमी के दृश्य को देखकर बहुत प्रसन्न हुए थे क्योंकि जंगल के बीच स्थित होने के बावजूद इस छोटे से स्टेशन पे 10,000 से कम लोग इकट्ठा नहीं हुए थे गांधी के स्वागत के लिए। ये चीज क्या शो कर रहा था? इट शो द अवेयरनेस ऑफ द कॉमन पीपुल फॉर देयर नेशनल मूवमेंट। एवरीवन ट्रीटेड हिमसेल्फ एज ए फाइटर फॉर देयर नेशन। अपने देश के लिए एक योद्धा के रूप में सभी लोग उपस्थित थे वहां पे। ये चीजें गांधी को प्रभावित कर रही थी। गांधी जी जब स्टेशन पे पहुंचे तो उन्होंने ये सारा दृश्य देखा और फिर प्रेम से अभिभूत होकर कुछ लोगों को उन्होंने रोते हुए देखा। देवरिया में लोग गांधी जी को कुछ दान देना चाहते थे, भेनी देना चाहते थे, किंतु इसे उन्होंने उनमें गोरखपुर में देने को कहा। लेकिन चौरी चौरा में एक मारवाड़ी सज्जन ने किसी तरह उन्हें कुछ दे दिया। इसके बाद यह क्रम रुका ही नहीं। एक चादर फैला दी गई जिस पर रुपयों और सिक्कों की बारिश होने लगी। यह दृश्य था गोरखपुर स्टेशन के बाहर। महात्मा गांधी कुछ मिनटों के लिए उनके दर्शन के लिए जो पब्लिक आई थी, इतने सिक्के नेशनल मूवमेंट के लिए दिए कि चद्दर देखते ही देखते भर गया। गांधी जी जहां भी गए उनके चमत्कारिक शक्तियों की अफवाह फैल गई। कुछ स्थानों पर कहा गया कि उन्हें राजा द्वारा किसानों के कुछ दुख तकलीफों में सुधार के लिए भेजा गया है तथा उनके पास सभी स्थानीय अधिकारियों के निर्देश को अस्वीकृत करने की शक्ति है। कुछ अन्य स्थानों पर यह दावा किया गया कि गांधी जी की शक्ति अंग्रेज बादशाह से उत्कृष्ट है और ये अपने औपनिवेशिक शासक के लिए एक मैसेज है। बहरहाल जो भी चीजें थी गांधी के बारे में, जो भी बातें की जा रही थी, सोर्स 2 में पढ़िए, सोर्स 3 में पढ़िए, वहां पे सारी चीजें आपको दिखाई देंगी। यहां पे आपको गांधी जी को एक चमत्कारिक व्यक्ति के रूप में आप उनको पाएंगे। दीज आर ऑल प्रूव दैट कि गांधी जी वॉज बिकेम मोर फेमस इन द कॉमन पीपल। सभी लोग गांधी जी को एक महान इंसान के रूप में एक्सेप्ट कर रहे थे, स्वीकार कर रहे थे। गांधी जी का पूरा ये प्रूफ, हालांकि महात्मा गांधी जी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी इन सारे चीजों में, इसे ही गांधी राष्ट्रवाद कहा गया। गांधी राष्ट्रवाद का विकास बहुत हद तक अपने अनुयायियों पर निर्भर करता था। 1917 टू 1922 के बीच भारत के बहुत से प्रतिभाशाली वर्ग ने स्वयं को गांधी जी से जोड़ लिया। इस माहौल में, इस प्रतिभाशाली वर्ग में वल्लभ भाई पटेल, महादेव देसाई, जेबी कृपलानी, सुभाष चंद्र बोस, अब्दुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, गोविंद बल्लभ पंत, सी राजगोपालाचारी जैसे तमाम महत्वपूर्ण नेता थे जिन्होंने अपने को गांधी जी की विचारधाराओं से
कनेक्ट कर लिया, उनके साथ हो लिए। विशेष रूप से भिन्न भिन्न क्षेत्रों के साथ ही भिन्न भिन्न धार्मिक परंपराओं से आए हुए लोग थे जो गांधी आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने अनगिनत अन्य भारतीयों को कांग्रेस में शामिल होने के लिए काम करने के लिए प्रेरित किया। महात्मा गांधी फरवरी 1924 में जेल से रिहा हो गए और अब उन्हें अपना ध्यान घर में बुने हुए कपड़े खादी की ओर देना था। छुआछूत को समाप्त करने पे उन्होंने काम करना था। गांधी जी राजनीतिक जितने थे उतने ही वे समाज सुधारक भी थे। उनका विश्वास था कि स्वतंत्रता के योग्य बनने के लिए भारतीयों को बाल विवाह, छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों से मुक्त होना पड़ेगा। एक मत के भारतीयों को दूसरे मत के भारतीयों के लिए सच्चा संयम लाना होगा और इस प्रकार दूसरे हिंदू मुसलमानों के बीच सौहार्द और प्रेम और भाईचारा बनाना होगा। इस तरह आर्थिक स्तर पर भारतीयों को स्वावलंबी बनना होगा। ऐसा करके समुद्र पार से आयातित मिल से बने वस्त्रों के स्थान पर खादी कपड़ों को पहनना अनिवार्य करना होगा। तब एक भारत सशक्त और मजबूत देश के रूप में उभरेगा। गांधी ने पूरे राष्ट्रीय आंदोलन की रूपरेखा ही बदल दी। एक तरफ गांधी लोगों को स्वावलंबी बना रहे थे, एक तरफ गांधी लोगों के दिलों से अंग्रेजों की नीति की, अंग्रेजों की पॉलिसीज की, अंग्रेजों की क्रूरता की के डर को, के भय को अंग्रेजों के समाप्त कर रहे थे। तो दूसरी तरफ गांधी स्वदेशी मूवमेंट को प्रमोट कर रहे थे, विदेशी वस्तुओं के बाइकाट की बात कर रहे थे और भारतीय लोगों को, इंटेलेक्चुअल क्लास और एजुकेटेड पीपुल्स को भारतीयों के लिए काम करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। इफ यू रिमेंबर माई प्रीवियस क्लास and starting of this class, I inform you that Gandhi's main aim that every sector of our life and every section of our society, they have to involve himself for their अपने को राष्ट्रीय आंदोलन के लिए उनको जोड़ना पड़ेगा। गांधी जी was succeeded in that। उन्होंने किसानों को, उन्होंने वर्कर्स को, उन्होंने कॉमन पीपुल्स को तो पहले ही जोड़ लिया। महिलाओं को बड़ी संख्या में, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में आपको दिखाई देगा बड़ी संख्या में विमेन्स स्ट्राइक करती है और फिर यहीं से आपको एक और रूप दिखेगा गांधी का। यहां से आपको एक इंटेलेक्चुअल वर्ग भी गांधी के साथ जुड़ता हुआ दिखाई देता है और ये जो नया वर्ग गांधी के साथ जुड़ रहा था, ये नया वर्ग गांधी की महत्वपूर्ण चीजों को एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा था, गांधी आइडियोलॉजी को बताने का प्रयास कर रहा था और कहीं कहीं ये लोग गांधी आइडियोलॉजी से बहुत ही प्रभावित थे, इन्फ्लुएंस थे। इसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से गांधी ने सबको साथ अपने विचारधारा में लाया और फिर एक अंतराल दिखता है। गांधी 1924 में जेल से छूटे और फिर गांधी ने क्रिएटिव वर्क पे ध्यान दिया। क्रिएटिव वर्क में अनटचेबिलिटी को खत्म करना, क्रिएटिव वर्क में हिंदू मुस्लिम यूनिटी को बढ़ावा देना, क्रिएटिव वर्क में स्पिनिंग व्हील्स, चरखे को चलाना, वर्क ऑन चरखा ध्यान देना, अपने को स्वावलंबी बनाना, विडो रिमेरीज एक्ट पे भी ध्यान देना, बाल विवाह पे रोक लगाना, शिक्षा को बढ़ावा देना, खादी बुनना और खादी के कपड़े पहनना और समुद्र पार से आयातित वस्तुओं का बहिष्कार करना, इन सारी चीजों पे गांधी ने क्रिएटिव मूवमेंट चलाए। दलितों के लिए स्पेशल वर्क किया, उनको एक नाम दिया हरिजन। फिर यहां से पूरा मूवमेंट हमें दिखाई देता है गांधी जी का, जहां पे गांधी जी काफी हद तक काम करते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट गांधी जी का नेक्स्ट मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस एंड साल्ट सत्याग्रह। एंड साल्ट सत्याग्रह, इन दोनों मूवमेंट के आधार पर हम प्रयास करेंगे गांधी के नेक्स्ट मूवमेंट को समझने का और हम देखेंगे कि किस तरीके से गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस
को एक्सेप्ट किया। इनके बीच की कुछ घटनाओं के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले, इसके पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट हैपेंड आफ्टर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बिफोर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, देन आफ्टर वी विल रीड द सिविल डिसोबीडियंस। माय डियर स्टूडेंट, the civil disobedience movement when it started, before these type of the local parties and the some other activities happened, especially the Swaraj Party, which was established in 1923 by Motilal Nehru and C.R. Das. Both not accepted the Gandhian view to boycott the legislative काउंसिल्स एंड असेंबली। उन लोगों ने इस बात का बाइकाट किया कि बहिष्कार में हम लेजिस्लेटिव काउंसिल और असेंबली का बहिष्कार नहीं करेंगे, हम उसमें रह के अंग्रेजों का विरोध करेंगे। इस मुद्दे पे स्वराज पार्टी नामक एक गांधी विचारधारा में दो ग्रुप हो गया नेताओं का, एक चेंजर्स एंड दूसरा नॉन चेंजर्स कहे गए। चेंजर्स वो लोग थे जो गांधीयन आइडियोलॉजी को नए तरीके से ले रहे थे। इट मीन्स कि बाइकॉट पार्लियामेंट का वो नहीं करेंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का नहीं करेंगे। और नॉन चेंजर्स हु फेल्ड दैट गांधी आइडियोलॉजी इज द बेस्ट आइडियोलॉजी, वी हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ गांधी एंड बाइकॉट द ऑल थिंग्स विच गांधी वांट। जो गांधी कह रहे थे उन सभी चीजों का हम बाइकॉट करेंगे। दो ग्रुप बने, चेंजर्स और नॉन चेंजर्स में जो ग्रुप बना उनके अलग अलग पार्ट थे। अगर आप उसमें देखें पार्ट में, तो जो चेंजर्स थे उसमें जो चेंजर्स वाला ग्रुप था उसमें चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, ये लोग चेंजर्स कहलाए। और नॉन चेंजर्स में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, एनजी रंगा, एम.ए. अंसारी, ये लोग थे। इन लोगों में जो मेन झगड़ा था वो यही था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान ये लोग क्या करेंगे, ये लोग सभी चीज को बाइकआउट करेंगे। C.R. दास और मोतीलाल नेहरू ने एक बैठक बुलाई इलाहाबाद में। मोतीलाल नेहरू जिसके सेक्रेटरी बने और C.R. दास ने इसको अध्यक्षता की, C.R. दास ने। और यहां से दोनों में अपने अपने रास्ते अलग कर लिए, स्वराज पार्टी अलग बन गई। स्वराज पार्टी ने नेशनलिस्ट मूवमेंट को प्रमोट किया पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन जल्द ही स्वराज पार्टी को यह लगने लगा कि बिना गांधी के सपोर्ट के मूवमेंट आगे नहीं चल सकता, हम वो काम जो चाहते हैं वो नहीं कर सकते। इसलिए गांधी दास पैक्ट हुआ 1924। गांधी दास पैक्ट, व्हाई? बिकॉज गांधी वाज आल्सो रिलीज फ्रॉम प्रिजन। गांधी जेल से छोड़ दिए गए थे। 1924 में गांधी जेल से बाहर आने के बाद गांधीदास पैक्ट, और गांधीदास पैक्ट ने ये बात श्योर कर दी कि अब स्वराज पार्टी के लोग कांग्रेस के अंदर रह के देश के विकास के लिए काम करेंगे, इंपीरियल पावर्स के अगेंस्ट रहेंगे। और फिर आप वहां देखेंगे कि फिर 1928 में नेशनल लिबरल लीग्स, अभी भी गांधी नेशनल पॉलिटिक्स से अलग है। इस दौरान बीच में सिविल डिसोबीडियंस के पहले और नॉन कॉपरेशन के बाद की जो घटनाएं हैं, नेशनल लिबरल लीग्स, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, 1924 तक आते आते एक स्वयंभू नेता के रूप में मोहम्मद अली जिन्ना उभरे। मुस्लिम लीग ने अपने को कांग्रेस से अलग कर लिया। 1924 बेलगांव अधिवेशन, गांधी जी ने कांग्रेस सेशन की पहली बार अध्यक्षता की और इसी सेशन में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस से अपने को अलग कर लिया। हिंदू महासभा 1915 में एक्सट्रीमिस्ट हिंदूज दे आल्सो क्या किया, उन्होंने एक अलग गुट बनाया, एक अलग पार्टी बनाई, हिंदू महासभा। मदन मोहन मालवीय इसके अध्यक्ष। यूनियनिस्ट पार्टी पंजाब में बनी, अकाली दल भी पंजाब में काम कर रही थी। इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी 1924 में आई, जो तेजी से एक नए था, जिनका मानना था कि नेशनल मूवमेंट में वर्कर्स का महत्वपूर्ण योगदान है। और फिर इंडियन में आया साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट 1928। साइमन कमीशन एंड नेहरू रिपोर्ट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू स्टार्ट द सिविल डिसोबीडियंस, एंड वन मेजर
incident which happened during that time, that was क्या, कांग्रेस सेशन कराची का लाहौर कांग्रेस सेशन 1929 का लाहौर में कांग्रेस सेशन मनाया गया और यहाँ पे पूर्ण स्वराज की बात की गई। अब सभी को लगने लगा था कि एक बार फिर मूवमेंट को आगे चलाना है, क्योंकि इन सारे लोगों ने धीरे धीरे जितने भी प्रयास थे, इनके प्रयास सार्थक नहीं हो रहे थे। कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था कि बिना गांधी के नेतृत्व के प्रयोग सफल नहीं हो सकता, हम पूरी तरीके से अपने एम में सफल नहीं हो सकते। तो यहां से पूरी चीजें बदली। गांधी ने पूरे मूवमेंट को एक नया स्वरूप देने के लिए गांधीवादी तरीके से लड़ने का प्रयास किया। साइमन कमीशन 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में साफ साफ कहा गया था कि 10 साल के अंदर हम संवैधानिक सुधारों की पुनर्व्यवस्था करेंगे। चूंकि लंदन में चर्चिल की गवर्नमेंट थी, चुनाव होने वाले थे, मिस्टर चर्चिल चाह रहा था कि यदि मिस्टर चर्चिल को पता था कि नेक्स्ट गवर्नमेंट यदि लिबरल पार्टी की आई, लेबर पार्टी की गवर्नमेंट बनी, तो लेबर पार्टी भारतीयों को कुछ ज्यादा छूट दे देगी। इसलिए 10 साल के पहले ही 1929 के पहले ही 1928 में मिस्टर चर्चिल ने साइमन कमीशन भेज दी भारत संवैधानिक सुधारों के लिए। और ये सब साइमन कमीशन भारत आया। इसे व्हाइट मैन कमीशन कहा गया क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय नहीं था। साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय जो मेंबर आई साइमन कमीशन जिस पे बात कर रहे थे, इट मीन्स कि जो मेंबर्स थे साइमन कमीशन की, इनका मेन काम क्या था। साइमन कमीशन जो भारत में संवैधानिक सुधार के क्रम में आए थे कि वो भारत में क्या करेंगे, सुधार करेंगे। साइमन कमीशन का उद्देश्य था कि भारत में जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट करना, वो तो 7 सदस्यीय मेंबर साइमन कमीशन में अपॉइंट होकर के आए। इसमें लिबरल पार्टी के अध्यक्ष थे साइमन, खुद इसकी अध्यक्षता किए। इसके अलावा हाउस ऑफ कॉमन्स के लेबर पार्टी के एटली और बार्नेट हार्ट सोर्न इसके अन्य सदस्य थे। स्ट्रेथकोनो, बाथम, इस तरह के इसके मेंबर्स थे जो ये साइमन कमीशन में भारतीय सुधार के लिए भारत आए। इनका विरोध किया गया, पूरे भारत में इनका विरोध जगह जगह पे किया गया। जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो भारत में 3 फरवरी 1928 जिस दिन बंबई पहुंचा, उस दिन देशव्यापी हड़ताल स्ट्राइक की गई। कमीशन जहां कहीं भी गया वहां पूर्ण हड़ताल रखी गई। साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए। अनेक स्थानों पे आंदोलन को कुचलने के लिए पुलिस ने पशुबल का प्रयोग किया, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, ब्रूटल स्टेप उठाए। जब साइमन कमीशन दिल्ली पहुंचा तो वहां पे काले झंडे और गो बैक साइमन के नारों से उसका स्वागत किया गया। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ने साइमन का स्वागत करने से मना कर दिया। साइमन जब लाहौर पहुंचा तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में एक बड़ा विरोध किया गया और यहां लाला लाजपत राय के ऊपर लाठीचार्ज की गई। लाला लाजपत राय इस लाठीचार्ज में गंभीर रूप से घायल हुए। लाला लाजपत राय ने यहां कहा कि मेरे पीठ पे पड़ी लाठी की एक एक चोट ब्रिटिश ताबूत की एक एक कील बनेगी, और ऐसा ही हुआ। लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई। उसका बदला लेने के लिए भगत सिंह और कुछ क्रांतिकारियों ने जो लाठीचार्ज करवाया था उनकी हत्या कर दी। सैंडर्स मारा गया। और यहां से ये एक ऐसा दौर था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से लेके सिविल डिसोबीडियंस के बीच का, जहां पे छोटी छोटी पार्टियां भी तेजी से इमर्ज कर रही थी और साथ ही साथ जो एक्सट्रीमिस्ट पैट्रियाटिक पर्सन्स थे वो लोग भी मूवमेंट को एक नई दिशा और गति देने का प्रयास कर रहे थे। लाला लाजपत राय की मृत्यु से एक्सट्रीमिस्ट और ज्यादा उग्र हो गए। उन लोगों ने सैंडर्स की हत्या की, जगह जगह थाने जला दिए, ऑफिशियल जो ऑफिसर्स थे उनको लूटा गया, जलाया गया। इस तरह की तमाम कार्रवाइयों से ब्रिटिश सरकार ने भी इसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। पब्लिक सेक्रेटरी बिल 1929 में जब असेंबली में पेश किया जा रहा था तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका, असेंबली में बम फेंका। भगत सिंह बटुकेश्वर अरेस्ट हुए, फिर बाद में उनकी मुकदमा चला और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दे दी गई। लेकिन इन सारी सिचुएशंस में साइमन कमीशन की जो मेन रिपोर्ट थी उसके अकॉर्डिंग क्या था, साइमन कमीशन ने कहा 27 मई 1930
को उसने अपनी रिपोर्ट दे दी। इसमें 1919 में भारत सरकार अधिनियम के तहत लागू की गई डुअल एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया, डुअल एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्था समाप्त कर दी गई और वहां पे एक उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की बात की गई। भारत के लिए संघीय संविधान होगा, बात किया गया। एक क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई। केंद्र और भारतीयों को भी उसमें हिस्सा दिया जाएगा। भारत में उच्च न्यायालय को मतलब भारत के न्यायिक मामले सुप्रीम कोर्ट के नियंत्रण में दे दिए जाएंगे। बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाएगा और उड़ीसा और सिंध को एक प्रदेश के रूप में मान्यता दी जाएगी। प्रांतीय विधानमंडल में सदस्यों की संख्या को बढ़ाया जाएगा, जो 2.8% 2.8% से 10 to 15% तक बढ़ाने की बात कही गई थी। गवर्नर और गवर्नर जनरल अल्पसंख्यक जातियों के हितों के प्रति विशेष ध्यान रखें। प्रत्येक 10 वर्ष बाद पुनर्रिव्यू की जाएगी पूरे चीजों की। और इस तरीके से साइमन रिपोर्ट ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। साइमन कमीशन की रिपोर्ट को पूरी तरीके से विरोध किया गया। शिव स्वामी अय्यर ने इसे रद्दी टोकरी में फेंके जाने वाले कूड़े के रूप में बताया। और फिर इसका जब विरोध किया गया तो साइमन कमीशन के बहिष्कार को देखते हुए भारत सचिव बर्किनहेड ने भारतीय नेताओं को चैलेंज दिया कि एक संविधान बना के दिखाइए। नेहरू रिपोर्ट 1928 में एक संविधान का निर्माण करने का प्रयास किया गया। संविधान बनाने में बर्किनहेड के चैलेंज को भारतीय नेताओं ने स्वीकार किया। कांग्रेस ने जब साइमन कमीशन का विरोध करने के कारण भारतीय नेताओं को चैलेंज किया तो मोतीलाल नेहरू के साथ साथ और भी भारतीय नेता, जिसमें डॉक्टर अंसारी और 9 व्यक्तियों की एक कमेटी बनाई गई, जिसमें मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बने। और इसके अलावा इमाम सुएब कुरैशी, MS अड़े, MR जयकर, मंगल सिंह, तेज बहादुर सप्रू, NM जोशी, GP प्रधान तथा सुभाष चंद्र बोस इस नेहरू रिपोर्ट कमेटी के मेंबर बने। पंडित मोतीलाल नेहरू ने जो ड्राफ्ट तैयार की कॉन्स्टिट्यूशन की 1928 में, कलकत्ता कांग्रेस ने भारतीय राजनीति और सांप्रदायिक समस्या का समाधान की दिशा में महान योगदान के रूप में इसका स्वागत किया। पंडित मोतीलाल नेहरू ने 10 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। इस रिपोर्ट को लखनऊ के सर्वदलीय सम्मेलन में सर्वसम्मत से स्वीकार कर लिया गया। किंतु 22 दिसंबर 1928 को जब रिपोर्ट कलकत्ता में सर्वदलीय सम्मेलन, इसके अध्यक्षता डॉक्टर एम अंसारी कर रहे थे, वहां पहुंची तो इसका विरोध किया गया। बाद में ये अपने पूरे रूप में स्पष्ट रूप में नहीं है। फिर इसके बाद की कंडीशन और भी बिगड़ती चली गई और फिर आया कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज की मांग 1929। लाहौर वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। लाहौर अधिवेशन में गांधी जी ने डिमांड की, गांधी जी के द्वारा अध्यक्षता गांधी जी को दी जा रही थी। गांधी जी ने अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बना दिया। इस समय तक गांधी 6 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद 1927 ईस्वी में सक्रिय राजनीति में पुनः वापस लौट आए तथा दिसंबर 1928 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में शामिल हुए। कांग्रेस का पहला काम जुझारू वामपंथी से मेल मिलाप करना था। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में शुरू हुआ। इस अधिवेशन में गांधी जी अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी जगह जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्षता दे दी। इस अधिवेशन में स्पष्ट कहा गया कि नेहरू रिपोर्ट को लागू करने की अवधि समाप्त हो गई और अब पूर्ण स्वाधीनता की मांग बुलंद की गई। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आज हमारा बस एक ही लक्ष्य है, स्वाधीनता का लक्ष्य। हमारे लिए स्वाधीनता के मायने हैं ब्रिटिश साम्राज्यवाद से पूर्ण स्वतंत्रता। इस अधिवेशन में सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की घोषणा की गई। संघर्ष का कार्य गांधी जी पर छोड़ दिया गया, नेतृत्व गांधी जी के हाथों में दे दिया गया और फिर भारत ने पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को समुचित समारोह पूर्वक बड़े उत्साह के ढंग से मनाया। जैसे 31 दिसंबर 1929 की मध्यरात्रि का घंटा बजा, कांग्रेस द्वारा कलकत्ता में 1928 ईस्वी में 1 वर्ष पूर्व दिए गए अल्टीमेटम की तारीख को समाप्त हुई। वैसे ही कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पे भारतीय जो तिरंगा था उसको फहराया और स्वतंत्रता दिवस मनाया। ये जो डेट थी, ये डेट कांग्रेस ने कार्यसमिति 2 जनवरी 1930 ईस्वी को 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया। 26 जनवरी 1930 का दिन भारत में पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में
कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे के रूप में 1930 में कराची सेशन कांग्रेस के मनाया गया और ये निश्चय किया गया कि इस दिन लोगों को महात्मा गांधी द्वारा तैयार किया गया पूर्ण स्वराज प्राप्त होगा। गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू करने के पहले गांधी जी ने अंग्रेजों से 11 सूत्री मांग रखी। इन 11 सूत्री मांग को उन्होंने यंग इंडिया के माध्यम से वायसराय लॉर्ड इरविन के पास पेश किया। यंग इंडिया गांधी का पेपर था। यंग इंडिया में गांधी ने एकदम लीगल वे से इन अपनी 11 डिमांड्स को रखी। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारी 11 डिमांड्स मान ले, नहीं तो हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाएंगे। और उन्होंने अपनी डिमांड, अपने पत्र जो यंग इंडिया थी उसमें प्रस्तुत किया। पहला पॉइंट था इसमें, सेना के व्यय को 50% की कटौती की जाए। 50% क्या किया जाए? डिक्रीज किया जाए एक्सपेंसेस ऑफ आर्मी। तो 50% एक्सपेंसेस विच वाज डूइंग ऑन आर्मी, जो आर्मी पर हो रही थी उसको कम किया जाए। सेकेंड डिमांड थी उनकी, सिविल सेवा के वेतनों में 50% कटौती। सिविल सर्वेंट्स के जो वेतन उनके 50, सैलरी ऑफ द सिविल सर्वेंट्स दैट हैड आल्सो डिक्रीजेस नियर अबाउट 50%। शराब की पूर्णबंदी, राजनीतिक बंदियों की रिहाई, आपराधिक गुप्तचर विभाग में सुधार, हथियार कानूनों में सुधार करके बंदूक इत्यादि के लाइसेंस की स्वीकृति को जन नियंत्रण के अंतर्गत लाना, रुपए स्टर्लिंग में विनिमय का अनुपात 1 शिलिंग 4 पेंस करना, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन संरक्षण प्रदान करना, तटीय जो कोस्टल जो नेविगेशन है उसमें भारतीयों को आरक्षित करना, लैंड रेवेन्यू को 50% डिक्रीज करना और नमक कर की एवं नमक पर सरकारी एकाधिकार की समाप्ति करना। ये अपनी 11 सूत्रीय डिमांड गांधी ने मांगी। उपयुक्त 11 सूत्रीय डिमांड जो प्रारंभिक 6 मांग आम रुचि के मुद्दों से संबंधित, उसके बाद 3 मांगे विशिष्ट बुर्जुआजी वर्ग के लिए थी और अंतिम 2 मांगे किसानों के लिए थी। अंतिम 2 मांगे मतलब रेवेन्यू की रेट 50% कर दी जाए और नमक कर एवं नमक पर सरकारी अधिकार एकाधिकार समाप्त कर दिया जाए। ये 2 मांगे किसान और वर्कर्स के लिए थी। जो 3 और मांगे थी उसके ऊपर कह रहा है कि जो इसके अलावा जो कपड़ा उद्योग को संरक्षण प्रदान किया जाए और रुपए स्टर्लिंग के अनुपात को कम किया जाए, ये छोटे व्यापारियों के लिए और आगे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए डिमांड रखी गई। कुल मिला के गांधी ने इसको बैलेंस करने का प्रयास किया, इसमें सभी के लिए डिमांड करने की बात की। और फिर 1930 डिमांड पे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी ध्यान नहीं दिया गया और गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस शुरू करने का प्रयास किया। यहीं से सिविल डिसोबीडियंस शुरू होता है। सिविल डिसोबीडियंस जन आंदोलन के रूप में उन्होंने, जब गांधी की 11 सूत्रीय डिमांड को नहीं माना गया तो गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस की बिगुल फूंक दी। जनता के बीच, सरकार के अगेंस्ट जनता को लामबंद किया, तैयार किया और ये सिविल डिसोबीडियंस तेजी से पूरे भारत मतलब ऑल इंडिया लेवल पे उसको एक्सपेंड करने का गांधी ने प्रयास किया। दैट वाज द वेरी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स in Indian politics when Gandhi started the civil disobedience. Gandhi asked the 11 demands for the Britishers that if they will provide them their demand, the complete fulfill their demands, then Gandhi not will take any step against British rules. But if not, Gandhi इसके खिलाफ स्टेप उठाएंगे, गांधी इसके खिलाफ युद्ध लड़ेंगे, ऐसा गांधी ने स्पष्ट मैसेज दे दिया। अब अगर बात करें साल्ट सत्याग्रह की, लास्ट पॉइंट मैंने कहा कि जो 2 पॉइंट्स थे कि 50% टैक्स, रेवेन्यू टैक्स कम करेंगे और नमक पर से सरकारी एकाधिकार समाप्त किया जाएगा। गवर्नमेंट की जो कंप्लीट सुपरमेसी थी, मतलब उनकी जो लीगल अथॉरिटी थी, उनको कंप्लीट करके जनता के हाथों में दे दी जाएगी। तो गांधी ने नमक को आधार बना के इस मूवमेंट को स्टार्ट किया। नमक क्यों एक्सेप्ट किया गया था, आपकी बुक में है, आपके सिलेबस में है। नमक के पीछे के क्या रीजंस थे और फिर इन चीजों पे हम बात करेंगे। लेकिन इसके लिए नमक के कारण, सिविल डिसोबीडियंस स्टार्टिंग, इन सारी चीजों को हम फिर अपने नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन इन चीजों में हमने कई सारी बातों को ध्यान दिया।
You have to always remember about all the things which we are discussing here. What the Lahore Congress session 1929, when the 1 year completed 1928 Calcutta sessions, where they asked for some demand, it was not fulfilled by the British government and they decided to start the movement. 1929, that was a very important day in Indian history. 1929 का लाहौर सेशन 26 जनवरी 1930 को भारतीय स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया, झंडा फहराया गया और यहीं से गांधी ने अपनी 11 सूत्री मांग रखी और सिविल डिसोबीडियंस शुरू कर दिया। इनके बीच की जो छोटी छोटी घटनाएं थी, इनके बारे में फिर एक बार बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, फिर बात करेंगे। ओके, गुड बाय एंड टेक केयर।